हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम मस्ती बाई सौरभ में। और आप लोगों ने देखा होगा कि लोगो चेंज हो गया है। तो चेंज किया है क्योंकि वो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, तो इस वजह से सोचा थोड़ा सही करने का प्रयास किया है। आप चेक करना कैसा है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि जो लोगो बनाया है नया वो कैसा लग रहा है। तो चलिए देखिए, आज का जो टॉपिक है, मूल अधिकार शुरू होने वाले हैं जो भाग 3 से होते हैं स्टार्ट। और भाग 3 में 12 से 35 तक ये मूल अधिकार हैं। ठीक है, तो इसी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। मूल अधिकारों की मांग कब कब और कहां कहां की गई और किन किन लोगों ने मूल अधिकारों की मांग की है। तो चलिए इसी पर चर्चा करते हैं और शुरू करते हैं। मौलिक अधिकार तो ये आपके जो है भाग 3 में होते हैं। 3, ठीक है। क्या होता है भाग 3 में? क्या है आपका मूल अधिकार? क्या है मूल अधिकार? ठीक है। और जो आपके भाग 3 में मूल अधिकार है, और याद रखेंगे इसका जो अनुच्छेद होंगे, अनुच्छेद 12 से 35 तक होंगे। 12 से 35 तक। और एक बात याद रखना, जो मूल अधिकार है या भाग 3 है, इसको मैग्ना कार्टा का भी क्या बोला गया है? मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। भाग 3 को भाग 3 को मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। अब एक बात आपके मन में आएगी कि ये जो मैग्ना कार्टा है वो क्या है ना? तो मैग्ना कार्टा अब हम लोग समझते हैं। मैग्ना कार्टा, तो बेटा जो मैग्ना कार्टा है ना, इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं और इसके बाद हम लोग सीधा पहुंचते हैं मूल अधिकारों की मांग पर। ठीक है, तो देखिए मैग्ना कार्टा जो है आपका, तो याद रखेंगे मौलिक अधिकारों या मूल अधिकारों, मौलिक अधिकारों की मांग, अधिकारों की मांग सर्वप्रथम ब्रिटेन में की गई। और वहां के राजा कौन थे? जॉन, सर जॉन ने श्वेत पत्र जारी किया जिसे मैग्ना कार्टा कहा गया। मैग्ना कार्टा कहा गया। श्वेत पत्र, और ये कैसा श्वेत पत्र था? मूल अधिकारों का, या ऐसे बोल सकते हैं अधिकारों का। ठीक है, ये जो श्वेत पत्र था वो अधिकारों का श्वेत पत्र था। और इसी श्वेत पत्र को क्या कहा गया? मैग्ना कार्टा कहा गया। और इसको जब मैग्ना कार्टा कहा गया, तो भाई किसको कहा गया? अधिकारों के श्वेत पत्र को कहा गया। तो आप खुद सोचेंगे कि जो अधिकारों को सबसे पहले किस पर जारी किया गया था? श्वेत पत्र पर जारी किया गया, और उसी को क्या कहा गया? मैग्ना कार्टा कहा गया। तो हम जो अधिकार हैं, जो मूल अधिकार हैं, उनको मैग्ना कार्टा की संज्ञा क्यों नहीं दे सकते भैया? है ना? तो इसको हम लोग मैग्ना कार्टा की संज्ञा दे सकते हैं। तो यहां पर आप नोट में लिख सकते हैं। आप नोट में लिखेंगे मूल अधिकारों का विकास कहाँ हुआ? मूल अधिकारों का विकास सर्वप्रथम ब्रिटेन में हुआ। ब्रिटेन में हुआ। और इसी में आप लोग याद रखेंगे, देखिए यहाँ पर विकास की बात की जा रही है,
कि जो मौलिक अधिकार थे उनका जो विकास हुआ है वो कहाँ हुआ था, ब्रिटेन में हुआ। इसके बाद आप एक बात याद रखेंगे, संविधान में, किस संविधान में सबसे पहले मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया? तो संविधान में सबसे पहले अमेरिका के संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन हुआ। बोलिए, ये जो आपको जितना बताया गया है, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका है? तो हम लोग थोड़ा आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे एक हेडिंग डालेंगे, मूल अधिकारों की मांग। मूल अधिकारों की मांग। भाई ये जो मांग है वो कब और कहां से, किस तरह से प्रारंभ होती है, उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले 1885 आप लगाइए, सॉरी 95 लगाइए। 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक द्वारा, अब आपके मन में विचार आना चाहिए कि जो बाल गंगाधर तिलक थे, इन्होंने जो मूल अधिकारों की मांग की, वो कुछ ना कुछ प्रोग्राम रहा होगा तभी तो की होगी। ऐसे अकेले ही तो चिल्लाने नहीं लगे होंगे कि भैया मुझे मूल अधिकार चाहिए, मूल अधिकार चाहिए, है ना। तो आप याद रखेंगे 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्वराज अधिवेशन में मूल अधिकारों की मांग की। मूल अधिकारों की मांग की। ठीक, अगला पॉइंट देखिए, 1895 में आ गए। अब 1916 में देखेंगे, है ना, 1916 में देखेंगे। यहाँ पर क्या होता है, होम रूल, याद होगा आपको, होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन में एनी बेसेंट के द्वारा मांग की जाती है। ठीक, इसके बाद अगला आप देखेंगे 1927 में मद्रास, क्या था, मद्रास कांग्रेस अधिवेशन में मांग की जाती है। देखिए 1895, 16, 27, अब आता है समय 1928 का। 1928 में क्या हुआ, 1928 में जो आपका नेहरू रिपोर्ट आई थी ना, नेहरू रिपोर्ट में मूल अधिकारों की मांग की गई। ठीक है, याद रखना, ये जो नेहरू रिपोर्ट थी ना, नेहरू रिपोर्ट को मूल अधिकारों का अग्रदूत कहा। अब ये बात जो कही, नेहरू रिपोर्ट को मूल अधिकारों का अग्रदूत कहा, ये किसने कहा? तो ये भी आप याद रखेंगे, ग्रेनविल ऑस्टिन द्वारा। बोलिए, देखिए, सबसे पहले 1895 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्वराज अधिवेशन में। इसके बाद 1916 में होम रूल आंदोलन के अंदर एनी बेसेंट के द्वारा मूल अधिकारों की मांग की गई।
1927 में मद्रास अधिवेशन में क्या हुआ, मद्रास अधिवेशन हुआ तो उसमें भी मूल अधिकारों की मांग की गई। 1928 में नेहरू रिपोर्ट में मूल अधिकारों की मांग की और इसी को मूल अधिकारों का अग्रदूत कहा गया। क्या कहा गया? अग्रदूत कहा गया। और किसने कहा? ग्रैनविल ऑस्टिन ने। ठीक है, चलिए आप इतना बताइए, इतना क्लियर है? अगर इतना क्लियर है तो हम लोग आगे की तरफ बढ़े। चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अब बात आई कि जो मूल अधिकार थे उनकी मांग हो रही थी, लेकिन मूल अधिकारों की जो प्रभावी रूप से मांग हुई, मतलब मुझे चाहिए ही चाहिए, ये बात जो हुई 1931 के अंदर होती है। तो 1931 कांग्रेस की कराची अधिवेशन में कराची अधिवेशन होती है और कराची अधिवेशन में क्या होता है, जो मूल अधिकार थे उनकी प्रभावी रूप से मांग की गई। मूल अधिकारों की प्रभावी रूप से मांग की गई। समझ गए बात? याद रखा 1946 कैबिनेट मिशन, ये बात आपको बताई थी, कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर क्या होता है, संविधान सभा का निर्माण होता है। संविधान सभा का निर्माण हुआ। बोलो इतनी बात याद रहेगी? ये तो हम पढ़ा चुके हैं पहले ही। और जब संविधान सभा का निर्माण होता है, संविधान सभा के निर्माण के बाद क्या हुआ, यहां पर मूल अधिकारों के लिए दो समितियों का निर्माण किया गया। मूल अधिकार के लिए दो समितियों का गठन हुआ। उन्नीस में कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर क्या हुआ, संविधान सभा का निर्माण हुआ। और संविधान सभा से ही क्या हुआ, संविधान सभा के सदस्यों से ही दो समितियों का गठन होता है। और किस लिए होता है? किस लिए होता है? मूल अधिकारों के लिए होता है। तो वो दो समितियां कौन कौन सी हैं? नंबर 1, नंबर 2। एक के अध्यक्ष, पहले आप नाम लिखें, मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति। और दूसरी कौन सी थी? मूल अधिकार उपसमिति। याद आया? इनके अध्यक्षों के बारे में जरा बता सकते हैं आप लोग? इनके अध्यक्ष के नाम बताएं आप, फटाफट देखते हैं। आपको याद होगा क्योंकि मैंने इनको जो समितियां हैं ना उनको पूरा का पूरा कराया था। 22 समितियां थी, लगभग 18 समितियां मैंने कराई थी। याद आ रहा है आपको? तो इसके थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और इसके थे जेपी कृपलानी। बोलिए याद आया? थोड़ा रिकॉल करने का प्रयास किया करो आप लोग, तो इससे क्या होता है, जो पीछे की सारी चीज़ें जो है ना वो आसानी से याद आने लगती हैं। तो आपने इतना नोट कर लिया, अगर आपको इतना सब कुछ समझ में आ गया हो तो हम लोग आगे बढ़ें। अब हम देखेंगे मूल अधिकारों की विशेषताएं क्या है भाई, है ना। जो हमारे संविधान में भाग 3 के अंदर मूल अधिकार हैं उनकी विशेषताएं क्या है। विशेषताओं के बाद हम लोग क्या करेंगे, आज के सेशन को समाप्त कर देंगे और फिर अगले सेशन में अनुच्छेदों को प्रारंभ करेंगे। ठीक है, बोलिए क्लियर है? क्लियर है तो आप हेडिंग लगाइए मूल अधिकारों की विशेषताएं। तो पहली विशेषता पर हम चर्चा करते हैं थोड़ा।
पहली जो विशेषता है इसकी क्या विशेषता है, तो पहली आपको याद होगा मूल अधिकार क्या होते हैं। आपको याद हो या ना हो, लेकिन मैंने अब बताया था, जो पहला सेशन लिया था, जो मूल अधिकार होते हैं ना वो राज्यों के, राज्य जो होता है राज्य सरकार के विरुद्ध होते हैं। अभी दिखाएंगे। मूल अधिकार, मूल अधिकार राज्य या फिर बोल सकते हैं सरकार के विरुद्ध होते हैं, विरुद्ध होते हैं। जैसे आपके अधिकारों का ना तो राज्य ठीक है, और ना ही कोई सरकार, और ना ही भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति आपके अधिकारों का हनन कर सकता है। तो यहां पर क्या हुआ, जो सरकार है ना, सरकार को नियंत्रित करती है। क्या जो मूल अधिकार है वो सरकार को एक तरह से क्या करती है, एकदम बोल सकते हैं अगर सरकार कोई कदम उठाए और जिसमें क्या हो, नागरिकों का हनन हो, मूल अधिकारों का हनन हो, तो वहां पर सरकार को रुकना पड़ेगा। सरकार को अपना जो नया कानून लेकर आई है या कुछ भी लेकर आई है तो उसको रोकना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर साफ साफ आप समझ रहे हैं मूल अधिकार क्या करते हैं, राज्य सरकार के विरुद्ध होते हैं, है ना। सरकार कोई भी ऐसा काम करती है जिससे अधिकारों का हनन होता है तो भैया हम सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। आपको पता है ना, हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। तो इसलिए मूल अधिकार जो होते हैं राज्य और सरकार के विरुद्ध होते हैं। आपको अब अगला देखना क्या लिखना है। ये जो है ना, ये जो मूल अधिकार है ना वो कहां से ये जो मूल अधिकार है संविधान द्वारा प्रदत्त हैं, संविधान द्वारा प्रदत्त हैं। मतलब ये जो मूल अधिकार है ना वो हमें कहां से मिलते हैं, संविधान से मिलते हैं। कहां से मिलते हैं, संविधान से, संविधान द्वारा दिए गए हैं ये। तीसरा आप लिखेंगे, तीसरा आपका क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा ये राज्य सरकार की शक्तियों को नियंत्रित करते हैं। भाई पहली लाइन हमने लिखी है ये विरुद्ध होंगे, और जब विरुद्ध होंगे तो क्या होगा, राज्य या सरकार की शक्तियों को क्या करेंगे, शक्तियों को क्या करेंगे भैया, अभी हमने बोला शक्तियों को नियंत्रित करेंगे। या विरुद्ध होते हैं तो फिर क्या होगा, विरुद्ध होंगे। अगर मूल अधिकार विरुद्ध है तो क्या होगा, शक्तियों को सीधा सीधा वो क्या करेंगे, नियंत्रित करते हैं। ठीक है, ये मूल अधिकार क्या होते हैं, शक्तियों को नियंत्रित करते हैं। किसकी शक्तियों को, राज्य सरकार, राज्य और सरकार की शक्तियों को नियंत्रित करते हैं। ऐसा कोई काम नहीं करेगा भाई, सरकार ऐसा काम नहीं कर सकती जिससे क्या हो, अधिकारों का हनन हो। तो इसलिए ये क्या होते हैं, शक्तियां क्या करती हैं, राज्य या सरकार की शक्तियों को नियंत्रित करती हैं, नियंत्रित करते हैं। बोलिए बात समझ में आई। जो राज्य या सरकार की शक्तियां होंगी उसको क्या करेंगे, नियंत्रित करेंगे। और एक बात याद रखना, ये जो होते हैं जब भाई सरकार को नियंत्रित कर सकते हैं, विरुद्ध होते हैं, तो ये सरकार के लिए नकारात्मक पक्ष के होंगे। तो अगला पॉइंट लिखिए, ये नकारात्मक ऐसे लिखें, सरकार के लिए नकारात्मक पक्ष के होते हैं। भाई नकारात्मक ही होंगे, सरकार को कंट्रोल कर रहा है। पांचवा आप लिखेंगे यहां पर, देखिए जो पांचवा होता है ना, पांचवा, ये वाद योग्य होते हैं। कैसे होते हैं, वाद योग्य होते हैं। याद रखना ये कैसे होते हैं, ये वाद योग्य होते हैं। ठीक है, अगला लिखेंगे। और ये क्या करते हैं, ये जो मूल अधिकार होते हैं ये लोकतंत्र ऐसे लिख लें, लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। अब आपको ये वाद योग्य होते हैं, तो आप देखिए जब भी हनन होगा तो आप लोग कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। मतलब आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार, ठीक है, यहां से आप सीधा कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। बोलिए इतनी बात क्लियर है।
और याद रखना, ये विधि या शासन की भी स्थापना करते हैं। मूल अधिकार जो होते हैं विधि और शासन की स्थापना करते हैं। क्या करते हैं? ये विधि व शासन की स्थापना करते हैं। तो आपको, मुझे लगता है ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और अगर ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हों तो एक बात याद रखिए, ये जो वीडियो है ना सारी जनता के साथ शेयर कर देना। और इसके बाद जो अधिकार शुरू होंगे ना 12 से 35 तक, वो भारत की सभी जनता के पास पहुंचना चाहिए। क्योंकि मूल अधिकारों का पता होना आवश्यक है। अगर हमें अपने अधिकार ही नहीं पता होंगे तो हम लोग एक तरह से बोल सकते हैं हम आगे कैसे निकल पाएंगे। समाज में जो लोग पिछड़े हैं वो पिछड़े ही रह जाएंगे, और जो मूल अधिकारों के बारे में जानते हैं वो अपने मूल अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जो लोग मूल अधिकारों के बारे में नहीं जानते हैं वो लोग क्या कर पाएंगे भाई? उनका हनन होता रहेगा और वो पिछड़ते चले जाएंगे। तो भाई हम भारत के लोग हैं, हम भारत के सभी व्यक्तियों को ऊपर तक ले जाने का काम करेंगे। तो इसलिए ये भारत की जनता के पास वीडियो को शेयर करना ना भूलें आप लोग, ठीक है। तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।